गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कूल के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा हो गया था और सेकेंड चैप्टर पे थोड़ा बहुत अपन ने देख लिया था, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें अपन वापस से देख लेते हैं ताकि अपनी कंटिन्यूटी हो जाए चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, सेकेंड चैप्टर अपना गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ के कुछ फॉर्मूले अपन देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला देखा था फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है। तो F इक्वल टू हमने फॉर्मूला देखा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू भी अपन ने देखी थी 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी यूनिट निकालना भी देख लिया था, K इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अगर यहाँ पर K की यूनिट हम निकालें तो K इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 डॉट Q2। क्या कितना हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। वैल्यू इसकी पता थी 9 इंटू 10 की पावर 9, एक तरह का कांस्टेंट है और ये किसके बराबर होता है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद और क्या फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन क्यू नॉट, जिसमें क्यू नॉट का नाम अपने देखा था टेस्ट चार्ज। नई क्वांटिटी बनाई थी तो उसके लिए चार्ज ले रखा था टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा था, टेस्ट चार्ज। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट और इसकी यहाँ से यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम। एक और इसकी यूनिट बताई थी मैंने, जब अपन आगे तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे पोटेंशियल, उसमें आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर एक रिलेशन होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को मिलता है पोटेंशियल V इक्वल टू ई डॉट आर। यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, तो एक यूनिट बन जाएगी। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट डिवाइड बाय आर, डिस्टेंस मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी। तो ये पूरी चीजें अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद डायपोल मोमेंट। डायपोल क्या होता है, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, दो पेयर हैं इक्वल और अपोजिट चार्जेस के, जब उनको कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या बनाता है, डायपोल। और डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने, 2l, और यहां से डायपोल मोमेंट का कैलकुलेशन किया था P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। इसके भी दो डेरिवेशन अपन ने देख लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। फिर चैप्टर सेकंड के अंदर आया था, ये पूरा पोर्शन चैप्टर फर्स्ट का है। उसके बाद चैप्टर सेकंड के अंदर सबसे पहली क्वांटिटी पड़ी थी फ्लक्स। फ्लक्स के बाद था गाउस लॉ, और गाउस लॉ के बाद एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ से टॉपिक अपना ड्यू था, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। फ्लक्स के बाद और भी बहुत सारी चीजें पड़ी थी, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ फ्लक्स, गाउस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसके अंदर बीच में एक और चीज पड़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आएगा कहाँ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर ये काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे अपन ने, मैंने कहा था कि इसके कांस्टेंट याद रखना। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट था अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ लिए थे। एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, या ऑल ओवर वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। इसका कांस्टेंट क्या था, लेमड़ा, इसका कांस्टेंट सिग्मा, और इसका कांस्टेंट रो। क्या मतलब होता है इसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस
एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है और पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ लिए थे और ये अपने काम में आएगा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर। फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। फ्लक्स दो बार पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आगे जाकर एक और बार पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर इसका फाई और नीचे अपन लिख देते हैं ई, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी, कुछ लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। उन लाइन को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जब ये लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होती है, ये कोई सरफेस बना ली और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, तो इसको हमने नाम दिया था इस सरफेस का या इस एरिया का फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लक्स। इसको हमने नाम दे दिया था फ्लक्स। इसके अंदर भी पढ़ा था किस पे डिपेंड करता है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और एक और तीसरी चीज एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है। ये थीटा एंगल किसके बीच का है, कि थीटा एंगल ई और ds एरिया। एरिया वेक्टर हमने बनाना सीखा था। एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ बनता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। मान लो ये वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बनाना है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये रहा बाहर की तरफ, ये इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगा। तो इन दोनों एरिया वेक्टर और ई, इन दोनों के बीच का बना एंगल थीटा, इस पे भी डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला हमने बनाया था फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ई डॉट ds cos थीटा। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला बना दिया था, या फिर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद गाउस लॉ पढ़ा था। गाउस लॉ ने क्या बताया था कि ये जो फ्लक्स है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस सिग्मा क्यू डिवाइड बाय 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन नॉट। इसके बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स की। ई डॉट ds अभी अपने लिखा है किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउसियन सरफेस सॉरी गाउस लॉ अपना कंप्लीट। गाउस लॉ के अंदर कुछ रूल्स अपन ने प्रॉपर्टीज के अंदर देखी थी कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, नॉर्मल फॉर्मूला अपने पास है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन सारी कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं गाउस लॉ का। और वही अपन को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में। कुछ एप्लीकेशंस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब आता है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर। गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक गाउसियन सरफेस। क्या होनी चाहिए, गाउसियन सरफेस होनी चाहिए। गाउसियन सरफेस होगी तो ही हम गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गाउसियन सरफेस क्या होती है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ध्यान रखना, बता रखा था जब इसको पढ़ाया था। और ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है और ये किसी भी शेप की हो सकती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। किस बेस पे चेक करेंगे, तो हम सिमेट्री के बेस पे चेक करेंगे। सिमेट्री देखेंगे कि हर पॉइंट पे इस सरफेस के जितने भी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो जिस शेप का सिमेट्री मिलती है तो शेप हम यूज करेंगे एज ए गाउसियन सरफेस। और जैसे गाउसियन सरफेस हमने लगा दी, फिर गाउस लॉ अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा E। तो वो सारी चीजें अभी अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर। तब स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ कौन सी है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमने किसका कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना है। किसका यूज करके, यूजिंग गाउस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रखा है और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। किसका यूज करके? यूजिंग गाउस लॉ। तो सबसे पहले एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपन बना लेते हैं। ये हो गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। फर्स्ट डायग्राम, इसके अंदर दो डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए बनाएंगे और सेकंड डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है, तो डायरेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट हमने मान लिया ओ। इस सेंटर से r डिस्टेंस ले ली और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया p। ये कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे, ठीक है। सेंटर पॉइंट o ले लिया, सेंटर पॉइंट o से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p ले लिया। यहाँ पर कोई दो एलिमेंट ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये दोनों एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लिए फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एलिमेंट p पॉइंट पे क्या बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? बाहर की तरफ। सेकंड पॉइंट भी p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? बाहर की तरफ। बना लीजिए बाहर की तरफ डायरेक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट, ये p पॉइंट पे दोनों को मिलाया और इसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ DE1, ठीक है। सेकंड पॉइंट से p को मिलाया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन DE2। दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट ने p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड बाहर की तरफ है DE1 और DE2। दोनों एलिमेंट छोटे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा? स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड D1 और D2, इसलिए अपन ने DE1 DE2 यूज किया। p पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल और ये लाइन बना दी वर्टिकल। एंगल चाहिए, रिजोल्व करने के लिए हमें एंगल चाहिए। तो यहाँ पर ये एंगल हमने मान लिया थीटा और ये एंगल भी मान लिया थीटा। अगर ये दोनों एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये दोनों बराबर कैसे हुए? दिख रहा है ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल कैसे है? सेम ट्राइंगल। तो ये एंगल थीटा मान लिया तो ये भी कितना होगा? थीटा। यहाँ से ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस एंगल। अब ये थीटा एंगल कौन सी लाइन के साथ बन रहा है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कंपोनेंट को जब हम रिजोल्व करेंगे तो DE2 और DE1 को, तो यहाँ पर एंगल में cos थीटा आएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है और यहाँ पर कितना आएगा? sin थीटा। पहले कर चुके अपन, तो DE2 ये थीटा तो ये हो जाएगा DE2 cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा DE1 cos थीटा। ये DE2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये DE1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी तरह से DE2 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? DE2 sin थीटा और DE1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? DE1 sin थीटा। ये दो वर्टिकल कंपोनेंट बना दिए, DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा। यहाँ cos थीटा क्योंकि थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, यहाँ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बन रहा है। यहाँ sin लिया, D1 sin थीटा, DE2 sin थीटा। अब चेक करो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो वही कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे जो बराबर और ऑपोजिट है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। देखो DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा ऑपोजिट तो है, क्या ये इक्वल है? तो DE1 और DE2 को चेक करना पड़ेगा। DE1 पहले कंपोनेंट ने बनाया, DE2 दूसरे कंपोनेंट ने बनाया। ये दोनों कंपोनेंट P पॉइंट से क्या सेम डिस्टेंस पे, एक ही जैसी डिस्टेंस पे, और दोनों कंपोनेंट अपन ने एक जैसी साइज के लिए थे। तो दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा बनाया होगा? सेम। दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनाया होगा तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है बोथ आर इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बच्चे कौन से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों की डायरेक्शन देखो एक जैसी डायरेक्शन है, बोथ आर सेम इन डायरेक्शन, तो क्या आ जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, बोथ आर एडेड, दोनों जुड़ जाएंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा कंपोनेंट दे रहा है? तो वर्टिकल तो कैंसिल हो गया, 0 दे रहा है। तो बच्चा कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा है और ये डायरेक्शन कहाँ है? O से P की तरफ। अगर P पॉइंट यहाँ लिया तो O से P की तरफ, P पॉइंट यहाँ लेते तो O से P की तरफ, P पॉइंट यहाँ लेते तो O से P की तरफ, बाहर की तरफ हमको मिलती है। फर्स्ट डायग्राम हमने बना लिया डायरेक्शन के लिए। अब नंबर 2 सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम
के अंदर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी गॉसियन सरफेस की। तो फिर से वही एक लाइन चार्ज हमको दे रखा है, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं। लेकिन गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन, कौन सी गॉसियन सरफेस चाहिए, पर्टिकुलर कोई एक गॉसियन सरफेस हमेशा नहीं रहेगी, गॉसियन सरफेस अलग अलग रहेगी, ठीक है। गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन सिमेट्री के बेस पे करते हैं। सिमेट्री का मतलब ये जो लाइन चार्ज है उससे उस सरफेस का जितने भी पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। सेम डिस्टेंस पे होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक जैसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E = k/q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। कौन सी गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दी, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दी। अब देखो क्या इस सरफेस के, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के जितने भी पॉइंट है क्या वो रॉड से सेम डिस्टेंस पे है, सिमेट्री होनी चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं, सिमेट्री नहीं होगी। चेक करते हैं हम, ठीक है। पहला सरफेस कितनी वो देख लेते हैं, 3 सरफेस हो रही है इसमें। सबसे पहले S1 सिलेंडर के ऊपर वाली जो सरफेस है वो S1, बीच वाली सरफेस को नाम दे दिया S2 और नीचे वाली सरफेस को नाम दे दिया S3, ठीक है। अब सबसे पहले इस सरफेस को देख लेते हैं, ठीक है। जो इस सरफेस का अगर फ्रंट व्यू देखे सिलेंडर का, S1 जो सरफेस है उसको ऊपर से अपन देखें तो कुछ व्यू इस तरह से मिलेगा, फ्रंट व्यू इसका ये इस तरह से पूरी सर्कुलर शेप में मिलेगी। और ये जो अपना लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे होगा। ये फ्रंट व्यू ले लिया S1 सरफेस का, और ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो इसके सेंटर पे होगा, इसके सेंटर पे ही है। अब इस सरफेस का कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे। उसी तरह से S3 सरफेस देख लो, इस सरफेस को भी लेंगे तो इस सरफेस पे भी जितने भी पॉइंट होंगे वो सेंटर पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होंगे। उसी तरह से S2 सरफेस ले लो, यहाँ पर पॉइंट ले लो, इस रॉड से कितनी डिस्टेंस पे होगा, r। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, इस रॉड से कितनी डिस्टेंस पे होगा, r। रॉड का मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, कितने डिस्टेंस पे होंगे, मतलब तीनों सरफेस में हमने देख लिया, तीनों सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट ले ले तो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, इसका मतलब सिमेट्री है। तो इस गॉसियन सरफेस का हम यूज कर सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल एज ए गॉसियन सरफेस ली इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो अपना लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इस तरह से चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या बना रही है, फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो तीनों सरफेस से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है उन सबको ऐड कर दो, S1 + S2 + S3, S1 का फ्लक्स, S2 का फ्लक्स और S3 का फ्लक्स, तीनों को ऐड कर दो, वो टोटल फ्लक्स मिलेगा। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो गॉस लॉ हमको क्या कहता है, σ/q/ε0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर σ/q तो अपने पास है ही, σ/q के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे अपन ने, और तीनों तरह में ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो एक लाइन के अंदर चार्ज है तो कौन सा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो चार्ज है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना लगे, लैम्बडा, ठीक है। इस लैम्बडा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्बडा, ठीक है। हम ले लेंगे मान लिया इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L, कितनी मान ली L। अभी हमको लेंथ से ही मतलब है। अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, कितनी सरफेस है, 3, फ्लक्स कितने सरफेस से पास होगा, 3, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना होगा, तीनों सरफेस का जो फ्लक्स है उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, इंटीग्रेशन E.ds = σ/q/ε0, ये फॉर्मूला है। यहां पर अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो यहां पर क्या लग जाएगा, cos थीटा, मतलब एंगल भी चाहिए। ये cos थीटा एंगल किसके बीच का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसके बीच का एंगल है,
अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमने डिफाइन किया ही नहीं है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करते हैं। तो पहला सरफेस कितनी है, 3 वही सरफेस है, तीनों सरफेस पे एलिमेंट ले लेंगे ds और फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही होगी, पहला अपन ने फर्स्ट डायग्राम के अंदर देख लिया। अब अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट लूं मैं, पहली सरफेस पे एक एलिमेंट ले लिया, अब इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सिलेंडर जो अपना है उसकी ये ऊपर वाली सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। पूरा सिलेंडर है, ये ऊपर वाला पोर्शन सर्कुलर, तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। नीचे वाली जो सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। और ये वाली जो कर्व सरफेस है S2, इसका एरिया वेक्टर अगर यहाँ पर एक एलिमेंट ले लूं ds, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ये हो गया ds। एंगल दिख रहे हैं, तीनों सरफेस के एंगल दिख रहे हैं, देख लो। E और ds के बीच में एंगल 90, E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री, और E और ds के बीच में एंगल कितना हो गया 90। तीनों एंगल की वैल्यू कुछ करेंगे। फ्लक्स 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को कितने हिस्से में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। सबसे पहला फ्लक्स E डॉट ds, नंबर 1 क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस कौन सी S1, E ds cos S1 सरफेस के लिए ये cos थीटा कितना है देखो 90 डिग्री, यहाँ पर रख दो 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos S2 सरफेस के लिए cos एंगल कितने डिग्री का 0 डिग्री का, प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos S3 सरफेस के लिए एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री, इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए सिग्मा क्यू। अभी चार्ज तो अपने पास है ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा क्यू जब मैंने पढ़ा था तब सिग्मा क्यू का मतलब देखा था। ये सिग्मा क्यू किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज कवर हो रहा है या गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, वही सिग्मा क्यू की वैल्यू होगी। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस अपन ने बना रखी है सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना चार्ज कवर कर रही है, पूरा तो नहीं कर रही है, पूरा तो इनफाइनाइट तक है। इसकी लेंथ कितनी है L, तो L लेंथ में जितना चार्ज आ रहा है उतना ये कवर कर रही है। तो L लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा, हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लेम्डा। तो बताओ L मीटर में या L सेंटीमीटर मीटर जो भी है उसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है। L यूनिट में चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लेम्डा, L लेंथ में चार्ज कितना आ जाएगा, तो लेम्डा डॉट L। यहाँ पर सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई लेम्डा डॉट L अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व करो, ये 90 जीरो हो गया, ये 90 इसकी वैल्यू 0 होगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ds की वैल्यू रखी कोई मतलब नहीं है। cos 90 0 हो गया, cos 90 0 हो गया। अब ये बचा cos 0 कितनी होगी 1, e बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन कितना बचेगा ds सरफेस कौन सी है S2 बराबर लेम्डा डॉट L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन करना है सरफेस का, वो कौन सी सरफेस का करना है S2। देख लो ये वाली S2 सरफेस, ये पूरी कौन सी सरफेस है S2 सरफेस, और इस S2 सरफेस पे जितने भी एलिमेंट है ds उन सबको जोड़ना है। इंटीग्रेशन का मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो इसका सरफेस एरिया मिलेगा, और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है E इंटू इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे ds एलिमेंट का सरफेस एरिया मिलेगा किसका S2 का, ये होता है 2 पाई r, रेडियस इसकी कितनी मान ली r और लेंथ कितनी मान ली L, तो 2 पाई r इंटू L इक्वल टू लेम्डा डॉट L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया लेम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख सकते हैं इस पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, 1 अपॉन r E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पर E और r के बीच में एक ग्राफ
बना सकते हैं, तो वेरिएशन बिटवीन ई एंड आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन, तो आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से अपने को मिलेगा। ये ग्राफ हो गया। इस तरह से ये पहली एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट। दो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम डायरेक्शन के लिए, सेकंड डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए। आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं एग्जाम के अंदर और फिर ये उसका पूरा कैलकुलेशन लैंग्वेज डायग्राम के हिसाब से आपको लिखनी है और लास्ट में उसका बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन।